तो जिंता देख रहा होता है अंधेरे में एक डरावना शो और साथ ही काफी गहन चिंतन कर रहा होता है अपने पास्ट को याद कर कर के कि मुझे विश पूरी करनी चाहिए कि नहीं। और आखिर में निष्कर्ष निकलता है शायद से मैं कर सकता हूँ। तो अब विश पूरी करनी है, इसलिए जिंता स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा होता है क्योंकि शायद से यही मैनमा की विश है कि जिंता स्कूल जाए। जो भी हो, मैनमा इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद जिंता चले जाता है और मैनमा घर पर अकेली होती है। तो वो जिंता की माँ की फोटो के सामने आके बैठती है और जो पोपो ने कहा होता है वो सोच के उनसे पूछती है क्या आप हेवन में हैं अभी, और आखिर स्वर्ग जाना होता कैसा है। इसके बाद सीन कट होता है, हम देखते हैं जिंता स्कूल में एंट्री मारता है। बेचारा यही सोच रहा है आज क्या होगा, घबराहट का लेवल बिल्कुल एक्सट्रीम है। पर स्कूल में आकर कुछ लोगों की फुसफुस सुनता है जो फुसफुस कर रहे होते हैं नारुको के होटल वाले इंसिडेंट के बारे में। दरअसल पूरे स्कूल को पता चल गया है नारुको का होटल वाला इंसिडेंट। क्लास में बैठे बैठे भाई साहब ये सोच रहे होते हैं कि यार पूरा क्लाइमेक्स खराब हो गया, क्योंकि ये बंदा सोच के आया था कि ये एंट्री मारेगा और सब इसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि आखिर में ये कौन जू में आया है। पर सिर्फ इक्के दुक्के ये बात कर रहे होते हैं, बाकी पूरी क्लास सिर्फ नारुको के ऊपर बात कर रही होती है। ये जू क्लास बन जाता है जब आते हैं टीचर और उनके पीछे आती है नारुको। नारुको अपनी सीट की ओर जाने लगती है, पूरी क्लास की नजरें उसी की ओर, पर वो सभी को इग्नोर करते हुए अपनी सीट पर बैठती है। क्लास शुरू होती है और जिंता पीछे मुड़ के देखता है तो ये लिखे जा रही है। जिंता इम्प्रेस्ड बोले इतना सब होने के बाद भी ये नोट्स बना रही है, शायद से ये अभी भी पहले जैसी है, दिमाग नहीं है पर मेहनत बहुत ज्यादा करती है। पर पूरी क्लास फुस 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 करी जा रही है, चुप ही नहीं हो रही और ये लिखे जा रही है। तो जिंता देखता है ये लिख क्या रही है, ये काफी डिप्रेसिंग चीजें लिख रही होती है। स्टॉप मेकिंग स्टफ अप, आई डिडंट डू इट, साथ ही हेल्प मी, और आंखें होती हैं पूरी गीली। तो पानी सर के ऊपर जा रहा था, इसलिए हमारा हीरो जिंता खड़ा होता है और बोलता है आखिर में तुम सब के साथ प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं स्कूल बरसों से नहीं आया और जब आया तो मुझे ये मिला, तुम सब मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुमको तो ये भी नहीं पता आखिर में मैं हूँ कौन। बेचारा टीचर चेक करता है, तुम ये आदमी हो ना बेटा, इसमें क्या कुछ खास है, तुम इसको जब चाहो तब देख सकते हो। और ये क्या लव होटल लगा रखा है, और लव होटल ये क्या कोई इतनी बड़ी बात है क्या? हाँ, इसको देख के लगता है कि ये एक दो बार तो लव होटल गई होगी और इसके पास तो लव होटल वाला चेहरा भी है। पर क्या हुआ, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कभी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। वो काफी सीरियस है, चश्मे पहनती है, सामान को सही से रखती है और पता नहीं किन किन चीजों को कलेक्ट करके रखती है। वो तो अच्छा है कि नारुको इसका मुंह पकड़ लेती है, वरना पता नहीं भी और क्या क्या बोलने वाला था ये। और इसको घसीटते हुए क्लास से बाहर ले जाती है। टीचर बेचारा बोलते रह जाता है कि बिना परमिशन के तुम लोग नहीं जा सकते, पर टीचर को टोटल इग्नोर। अब बाहर आके नारुको हंस रही होती है जैसा जिंता बोल रहा था उस पर, साथ ही उसे थैंक यू भी कहती है। फिर लव होटल वाला चेहरा उस बात पर भड़कने भी लगती है उस पर। इसके बाद नारुको डिसाइड करती है कि अब मैं घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि खबर तो अभी तक घर तक पहुंच ही चुकी होगी और घर जाने पे कितना बुरा हाल होगा ये इसको अच्छे से पता है, तो भाग लो। इसके बाद नारुको डिसाइड करती है कि वो अब बेस पर ही रहेगी। इस कारण इधर पोपो के लग जाते हैं, क्योंकि उसके सारे पर्सनल आइटम को बेस से हटा दिया जाता है। वैसे ये सारे आइटम पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए थे। पोपो जिंता से बात करता है और बोलता है कि चलो मैनमा के घर चलते हैं, शायद से हमें कोई हिंट मिल जाए कि मैनमा की विश क्या थी। जिंता भी रेडी हो जाता है क्योंकि भाई इसने भी तय कर ही लिया विश पूरी करने का। इसलिए पोपो युकियात्सु और चिरिको को बुलाता है, बट युकियात्सु की एग्जाम है तो वो नहीं आ सकता, और युकियात्सु नहीं आएगा तो फिर चिरिको तो ऑफ कोर्स नहीं आएगी, इसीलिए सिर्फ ये तीनों जाते हैं। जब ये घर पहुंचते हैं तो मैनमा की माँ इनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। इसके बाद वो इन्हें मैनमा का रूम दिखाती है जो पूरी तरह खाली होता है। दरअसल सारा सामान बॉक्सेस में बंद था, इस कारण। अब इधर सीन कट होता है और हम युकियात्सु और चिरिको को देखते हैं।
जो साथ में ट्रेन में होते हैं। यूकियात्सु अपनी मन की बात चीको को बताते हैं। अभी भी ऐसा ही लगता है कि मैं जिंता से पीछे ही हूँ मेन्मा के कारण। ये बंदा हर बार बोलता रहता है वो हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, वो हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है, पर वो इसकी फीलिंग्स के साथ ज्यादा खेल रहा होता है। वजह इसको रिजेक्शन मिल चुका है। पर इस बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि यूकियात्सु बोलता है और उस दिन जिंता ने अगर हमें बेस पे नहीं बुलाया होता तो चीगी को उसको करेक्ट करते हुए बोलती है पर उस दिन तो हमें मेन्मा ने बुलाया था। इसको भी याद आ जाता है, हाँ उसी ने ही बुलाया था और वो कुछ बात भी करना चाहती थी। इसी के साथ हम वापस से इन तीनों पर आ जाते हैं। इनको मिली है मेन्मा की पर्सनल डायरी। हालांकि दूसरों की डायरी पढ़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, परंतु किसी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए ऐसे काम करना बिल्कुल गलत नहीं है। नारुको बोलती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि माँ होना कैसा होता है, पर वो अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ख्याल करती है। पोपो कहता है देखो बोल भी कौन रहा है। इसके बाद नारुको डिसाइड करती है कि मैं अपने घर जाऊंगी। इस कारण नहीं कि इसकी माँ को इसकी चिंता होगी, बल्कि ये कुछ सामान भूल गई इसलिए। वो कहता है इसको झूठ बोलना भी नहीं आता यार। वो चिंता से पूछता है चलो चल के पढ़े डायरी। चिंता कहता है आज नहीं, दरअसल मुझे आज का डिनर बनाना है, और भग जाता है वहां से। साथ ही ये भी बोल के जाता है कि तुम अकेले मत पढ़ना। हाँ, जिंता घर पहुंचता है और खाते टाइम मेन्मा को बताता है कि वो उसके घर गया था। इसके बाद तो मेन्मा उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे भी अपने माँ का हाल पता है। जिंता गुस्सा जाता है, मेन्मा तुम हमेशा दूसरों की फीलिंग्स को ज्यादा महत्व देती हो, अपनी नहीं। तुम क्या कभी अपने बारे में नहीं सोच सकती? इतना इमोशनल होने पे इसके नाक से खून बहने लगता है, इसलिए मेन्मा नाक ही बंद कर देती है। तो हालात ये होते हैं कि जिंता नीचे और मेन्मा उसके ऊपर। जिंता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है। पहुंचता है बेस पर जहाँ पर नारुको होती है। उसको देख के वो कहता है तुमने ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे, और उसकी नाक से खून आ जाता है इसी टाइम पर। इसके बाद तो जो चीज हाथ में आती है वो उसके ऊपर फेंकी जाती है। नारुको बताती है वो घर गई थी पर माँ से लड़ाई हो गई और उसकी माँ ने बोला अगर जाना है तो जाओ, तो मैं भी आ गई। तुम ये बनी अपने साथ लाई हो, मेरी सोने में मदद करता है ये, तो फिर ये टावल क्यों? ये बनी का साथ देती है। फिर चिंता उसे समझाता है तुम ऐसी बेस पर हमेशा नहीं रह सकती, तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें स्कूल भी जाना है। नारुको कहती है हंसी आती है ये देखकर कि कौन बोल रहा है। तो जिंता कहता है स्कूल छोड़ना बड़ा आसान है, पर अगर तुम वापस लौटना चाहो तो वो बहुत मुश्किल होता है। पहला दिन बहुत आसान रहता है पर वो धीरे धीरे हफ्तों में बदल जाता है। फिर छोड़ो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें इस बारे में लेक्चर देने का अधिकार रखता हूँ। तो नारुको कहती है तुम्हें है, क्योंकि तुम्हें इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, तुम तो इन सब चीजों में प्रोफेशनल हो। फिर नारुको कहती है अभी भी तुम बदले नहीं हो, तुम अभी भी दूसरों के बारे में अपने से पहले सोचते हो। तो जिंता को याद आ जाता है कि उसने कैसे मेन्मा को बोला था, तो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, इस मामले में मेन्मा मेरे से काफी बेहतर है। नारुको कहती है यूकियात्सु और मैं बात कर रहे थे, हम सभी मेन्मा पर ही अटके हुए हैं जो अच्छा नहीं है। तो जिंता कहता है तुम्हें लगता है मैं ये सब कहानी बना रहा हूँ? जो भी हो। और वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि नारुको उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस कारण वो उसके ऊपर गिर जाती है। जिस पोजीशन में ये लोग रहते हैं वो पोजीशन फर्स्ट स्टेज वाली रहती है फाइनल से पहले, और इसी टाइम पे पोपो भी आ जाता है। तो वो ये पोजीशन देख के कुछ और ही समझ लेता है, हालांकि वो वही समझता है जो ये पोजीशन देख के समझना चाहिए। अब इसके बाद ये उस डायरी को पढ़ते हैं। अब जब ये लोग उसकी डायरी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसकी ऑलमोस्ट सारी एंट्री सेम है। तभी उसमें से एक एंट्री होती है जिसमें लिखा होता है मेन्मा ने इनकी विजिट के बारे में हॉस्पिटल में जिंता की बीमार मॉम से मिलने। तो ये लोग भी उस टाइम को थोड़ा याद करने लगते हैं। जिंता को याद आता है वही तो टाइम था जब हमने डिसाइड किया था कि हम फायरवर्क्स बनाएंगे। वो डायरी में भी दिखा देता है कि ये देखो ये रही वो एंट्री। तो इनको लगता है कि यही मेन्मा की विश है। जिंता घर आकर मेन्मा के लिए रेमन बनाता है, वैसे पिछली बार उसने इसे नहीं दिया था, और उसे बोलता है कि कल मैं स्कूल जाऊंगा, तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। मेन्मा उसे घूरती है। जिंता के पसीने छूट रहे होते हैं कि कहीं से शक तो नहीं हो गया, पर मेन्मा कहती है बहुत अच्छा है, जिससे वो मेन्मा को बेवकूफ बना देता है। अब जब अगले दिन ये बेस पर पहुंचता है, नारुको उससे पूछती है तुम स्कूल नहीं जा रहे हो, तुमने स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है? जिंता कहता है मेरी मर्जी। अब वहाँ पे यूकियात्सु लॉ पढ़ रहा होता है तो वो सबको बताता है कि कैसा लॉ है
कि आपको 18 साल से ऊपर होना पड़ेगा अगर आपको फायरवर्क्स करना है, और वो भी लाइसेंस के बाद। तो ये लोग नहीं कर सकते। नारुको बताती है कि जब वो इस बेस को साफ कर रही थी तो उसे रॉकेट के कुछ ब्लूप्रिंट्स मिले जो ये बना रहे थे, पर जब ब्लूप्रिंट्स को देखा जाता है तो वो बचपन में बनाया था, तो वो बचका नहीं था। फिर सभी डिसाइड करते हैं आज के लिए इतना काफी है और घर जाने लगते हैं। रास्ते में यूकीयात्सु पूछता है जिंता से कि ये प्लान तुमने अपनी मेन्मा के साथ बनाया। जिंता कहता है मैंने उससे कंफर्म अभी नहीं किया है, और वहाँ से चला जाता है। चिरिको फिर यूकीयात्सु को छेड़ती है और बोलती है हमेशा की तरह जिंता आगे और यूकीयात्सु पीछे खड़ा हुआ है, उसको देखता हुआ आगे बढ़ते हुए। फिर पूछती है कि तुमने उन सबको बताया क्यों नहीं, इनकी ट्रेन वाली जो भी बात हुई थी। तो यूकीयात्सु बोलता है जिंता के कारण। मेन्मा ने सिर्फ हमें बुलाया था, पर जिंता को भी उस मीटिंग के बारे में पता था। चिरिको कहती है सही में। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंता अपने पापा से इस बारे में डिस्कस करता है। तो बताते हैं मैं एक बंदे को जानता हूँ जो इसी फील्ड में, तो मैं तुम्हारी उनसे बात कराऊं क्या। पर इतने में ही खिलखिलाती हंसी लिए आ जाती है मेन्मा, जिस कारण जिंता बोलता है कि बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा हीरो मेन्मा को नहीं बता सकता, उसे सरप्राइज देना बहुत पसंद है इसलिए। फिर अगले दिन जिंता जब उसी बंदे से मिलने जाता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे पता चलता है कि दुनिया हमारी सोच से कितनी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इसे पता चलता है कि लगभग 1 लाख का खर्च आएगा, ओनली 1 लाख। और ये बात ये इन दोनों को भी बताता है। अब ये सुनने के बाद पोपो भी बोलता है कि इतना तो मैंने आज तक कभी नहीं देखे, पर कोई बात नहीं, मैं और नारुको इंतजाम कर लेंगे। पर हमारा हीरो हीरो ही क्यों रहेगा अगर वो दूसरों के पैसों पे मेन्मा की विश पूरी करे, इसीलिए अब वो भी काम करेगा। तो सबसे पहले वो काम करता है नारुको के साथ शॉप पे, जहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहा था उसे वो झुक के वेलकम कर रही थी। तो इन दोनों को भी करती है, पर ये दोनों आते ही लव होटल वाला जहर फिर उगलने लगता है। तो हमारा हीरो वेलकम कहता है, और ऐसा कहता है कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, ऐसे कौन वेलकम कहता है। वेलकम टू द स्टोर, हाउ इज इट। और उसकी इसी हरकत के कारण नारुको फिर हंस देती है। अब इधर इनकी केमिस्ट्री चल रही होती है और उधर ये दोनों काफी सीरियस डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हम इन सब में शामिल हों कि नहीं होए। और चिरिको तो पूरे मूड में होती है कि तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। पर इस बार कुछ अलग होता है। यूकीयात्सु इससे चाय पीने चलने के लिए पूछता है। पहली बार वो मेन्मा से कुछ हटके बात किया है। इसके पैसों की तंगी साफ दिख रही है, पर चिरिको मना कर देती है। यूकीयात्सु कहता है पर तुम तो 4th आई हो ना। तो चिरिको कहती है ये कह भी कौन रहा है जो सेकंड आया। फिर फोन काटने के बाद चिरिको खुद ही सोचती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे तुम जितना लेवल मेंटेन करने के लिए। तो ये चल रही थी हमारे टॉपर्स की केमिस्ट्री। अब इसके बाद से मेन्मा जिंता की डेली एक्टिविटी देखना शुरू करती है, क्योंकि उसको शक होना शुरू हो जाता है। वो बैठी होती है और टीवी पर डॉग शो चल रहा होता है। तो बाकी लड़कियां डिसाइड करती हैं गुलाब को नोचकर, पर ये डिसाइड करती है कि अगर शो पे आने वाला डॉग या कहे आने वाली डॉग फीमेल हुई तो मतलब कुछ गड़बड़ है, जिंता कुछ तो गलत कर रहा है। वो लड़की ही होती है, यानी फीमेल डॉग होती है। अब तभी ये आ जाती है और बोलती है मैंने आपके लड़के को पार्ट टाइम करते हुए देखा, आपका लड़का आपसे बातचीत नहीं करता क्या, इसकी उसको इस टाइम तो स्कूल में होना चाहिए। तो ये बोलते हैं मैंने उसे छोड़ रखा है, वो ठीक है, पर मेन्मा के लिए नहीं होता वो ठीक। तो ये बेस पर पहुंचती है, जहाँ इसे पता चलता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि नारुको पोपो से रॉकेट और इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही होती है। इससे सारी चीजें मेन्मा को पता चल जाती हैं कि जिंता उसी की विश को पूरी करने के लिए रात दिन काम कर रहा है और खूब मेहनत कर रहा है। तो मेन्मा इसे देखने आती है और उसके बारे में काफी इमोशनली सोचने लगती है कि जिंता नॉटी नहीं है, वो तो मेरे ही बारे में सोच रहा था। अब रात का टाइम होता है तो जिंता को रोड पर प्रॉब्लम आ रही होती है, तो मेन्मा लाइट उसकी ओर कर देती है। जिंता भी उसके बाल देख लेता है। सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे। मेन्मा बोलती है कितना कूल है ये और क्या चमक रहा है। अब जब जिंता घर पहुंचता है तो उसके लिए खाना बिल्कुल रेडी होता है। जब वो उसे टेस्ट करता है तो उसके मुंह से निकल जाता है कि ये तो बिल्कुल मेरी माँ जैसा टेस्ट कर रहा है, जैसे मेरे माँ की किया करते थे। मैंने उससे पूछा जिंता स्कूल काफी हार्ड है क्या। जिंता कहता है हाँ, पर उसमें मजा भी आता है और ऐसा लगता है कि मुझे वापस से जिंदगी मिल गई है, क्योंकि घर पर रहने से तो ये बहुत ही अच्छा है।
मेनमा कहती है तुम्हें ऐसे देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। फिर ये लोग अपनी मजदूरी से कमाए हुए पैसों के साथ उसी बंदे के पास पहुंचते, पर वो मना कर देता है कि अब मैं तुम्हारे फायर वर्क में मदद नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने इसको धमका दिया होता है। और वो धमकाने वाला कौन होता है? वो होते हैं मेनमा के पापा। तो ये तीनों मिलकर इन दोनों को बुला लेते हैं मेनमा की माँ से बात करने के लिए, क्योंकि उसके डैड इनके खिलाफ थे। तो मेनमा की माँ क्या पता रॉकेट में मदद करवा दे, पर जिंता तो यही सोच रहा होता है कि अगर मेनमा को पता चला तो वो तो भयंकर गुस्साएगी मुझ पर। ये घर पहुंचते हैं, मेनमा की माँ से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, पर उसकी माँ तो कुछ अलग ही धुन में रहती है। वो रोने लगती है और बोलती है कि तुम सब बड़े हो गए, तुम्हें लाइफ एंजॉय करने का मौका मिला, पर मीको को वो ऐसा मौका क्यों नहीं मिला? उसकी क्या गलती थी? तुम सभी उस जगह पर मौजूद थे, पर सिर्फ उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ, यानी कहीं ना कहीं नफरत तो इन सब से भी है। अब इसी टाइम मेनमा का भाई आ जाता है, जिसके आने पर ये सभी वहां से चले जाते हैं। नारुको कहती है वो हमसे काफी नफरत करती है, शायद से ये सबसे ज्यादा नफरत है जो किसी ने मुझसे आज तक की है। मेनमा की डेथ में तो किसी की भी गलती नहीं थी, पर उसकी माँ इन्हें कहीं ना कहीं वजह तो मानती है, क्योंकि अत्सुकी बोलता है कि उसकी विश पूरी करने से बस सबको दर्द ही हो रहा है और कुछ नहीं। इसी कारण अब हमें ये सब रोक देना चाहिए। और वो जिंता से भी कहता है कि हमने तुम्हारा इन सब में साथ दिया क्योंकि हमें तुम पर दया आ रही थी, तुम्हारी हालत पर दया आ रही थी। मैंने भी बेवकूफों जैसी एक्टिंग की, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे में दिमाग नहीं है। मैंने कभी भी अपना दर्द दूसरों के ऊपर नहीं थोपा है। तुम खुद तो सही हालत में नहीं हो, साथ ही दूसरों को भी घाव पे घाव दिए जा रहे हो। अब इसके बाद यही तीनों बचते हैं। तो नारुको कहती है जब वो बोल रहा था दूसरों को दर्द देने वाली बात, तो शायद से वो खुद की बात कर रहा था। जिंदा निराश होकर कहता है मैं खुद ही कर लूंगा सारे काम, और वहां से चला जाता है और काफी ज्यादा मेहनत करने लगता है पैसों के लिए, यहाँ तक कि इतना कमजोर हो जाता है वो कि बेहोश हो जाता है। तो नारुको उसको फिर पानी देती है, साथ में दवाइयाँ भी, और कहती है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए, पर जिंता नहीं मानता और काम करने जाने लगता है। अब नारुको भी अपने आप को रोक नहीं पाती, जिंता को पकड़ के रोते हुए कन्फेस करती है कि उस दिन मेरे पूछने पर कि तुम मेनमा को प्यार करते हो, तब तुमने जो सबसे पहले नहीं कहा था वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। बस एक पल के लिए मैं शायद से सबसे ज्यादा खुश थी, पर फिर तुम भाग गए। तुम्हें उस दिन बता देना था कि तुम मेनमा से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मैं हर रोज अपने आप को इसी बात के लिए कोसती हूँ कि मैं उस दिन खुश थी, मैं आखिर में खुश कैसे हो सकती हूँ, उसे दुख पहुंचा के, उसके जस्ट मरने से पहले। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को माफी नहीं कर पा रही इस बात के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर जिंता फिर से जाने लगता है। तो नारुको कहती है कि चलो मान भी लिया मेनमा वापस आ गई है, पर अगर तुम उसकी विश पूरी कर दोगे तो वो फिर चले जाएगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं उसे वापस से खो के। जिंता उससे बिना कुछ कहे ही चला जाता है। यानी नारुको को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि ये जो उसका प्यार है जिंता से, इस कारण मेनमा को भी कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है। और ये तो कितना सच है, ये एक काफी बड़ा प्लॉट है जो एंड में रिवील होगा। काम के बाद जिंता घर पहुंचता है। मेनमा देखती है कि उसके नाखून काफी ज्यादा गंदे हैं, तो वो उन्हें साफ करने लगती है। इस टाइम जिंता उसी सोच में डूबा होता है कि विश पूरी हो गई तो वो मेनमा को खो देगा, पर वो खुद ही से कहता है ये मुझे पर करना ही होगा। और यही सोचते सोचते उसके आंसू निकल आते हैं। तो मेनमा पूछती है रो क्यों रहे हो, तो बहाना मारता है कि पैट्रिशिया के बारे में सोच रहा था। जिंदा को पता है कि ये झूठ भी ऐसा है कि वो यकीन नहीं करेगी, पर वो कंटिन्यू रखता है। मेनमा भी उसे कहने लगती है कोई बात नहीं, फिर उसे हक कर लेती है। अब अगले दिन जब जिंता सो के उठता है तो ये उसके पापा डिसाइड करते हैं कि ये की माँ की ग्रेव को विजिट करेंगे आज। अब जिंता बिना मेनमा को उठाई चला जाता है। तो जिंता सोचता है कि मैं स्कूल नहीं गया, फिर भी इन्होंने मुझे एक भी बार कुछ नहीं बोला, शायद से उन्होंने अब हार मान ली है, पर ऐसा नहीं है, और सॉरी कह देता है उन्हें। तो उसके पापा कहते हैं सॉरी किस लिए? देखो अगर तुम स्कूल की जगह काम पर जाने वाली बात कर रहे हो तो कोई बात नहीं। जिंता कहता है पर आपको कैसे पता चला? तो वो कहते हैं मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
जिंता कहता है तो आपको मतलब सब कुछ पता है। तो इसके पापा कहते हैं देखो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस लिए सॉरी कह रहे हो। हाँ, आखिर में जिंता सोचता है पेरेंट्स काफी अमेजिंग होते हैं। अब मेनमा घूमते घूमते पोपो के स्कूटर को देख लेती है तो वो उससे मिलने पहुंच जाती है, पर इस बार अब पोपो बात कर रहा होता है फोन पे। पोपो की बातों से मेनमा को ऐसा लगता है कि ये दोस्त वापस से एक दूसरे से कट्टी कर रहे हैं, तो ये वहां से चले जाती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि युकियात्सु को चिरिको का फोन आता है और चिरिको बताती है कि मुझे एक साइलेंट कॉल आया था, यानी जिसने कॉल किया था वो कुछ बोल नहीं रहा था। ये कॉल जिंता के घर से था और जिंता तो शायद से काम करता है ना इस टाइम पर। युकियात्सु कहता है हाँ बिल्कुल। चिरिको कहती है पर मैंने कुछ तो सुना था, बहुत ही फेंट था पर मैंने सुना तो कुछ। तुम शायद से मुझ पर हंसोगे पर अगर मैं ये कहूँ कि वो फोन जिंता ने नहीं किया था तो। इतने में युकियात्सु का टेलीफोन बज जाता है। फिर सीन कट होता है और हम जिंता को देखते हैं जो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ मेनमा का भाई आ जाता है तो ये दोनों मिलके थोड़ा सा बात करते हैं मेनमा की माँ के बारे में। मेनमा का भाई अपनी माँ की हालत के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। तो जिंता कहता है मैं सोच भी नहीं सकता माँ बाप को अपने बच्चों को खो के कितना बुरा लगता है, पर जहाँ तक मुझे लगता है वो उन्हें पूरी तरह खत्म कर देता है। तो इस पर मेनमा का भाई एक बहुत ही सही चीज कहता है कि उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उनका एक और बच्चा भी है। फिर वो भी मेनमा के साथ जो अच्छी मेमोरीज रहती है उसे याद करता है। अब इसके बाद जिंता बेस पर पहुंचता है जहाँ पर सभी होते हैं। युकियात्सु जिंता से फोन के बारे में पूछता है पर जिंता को तो कुछ पता ही नहीं होता है। युकियात्सु बोलता है अभी मेनमा ने किया है, तो जिंता सोच के बोलता है हाँ हो सकता है। तो युकियात्सु उस पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि हर बार मेनमा हर बार वो तो पोपो से रोक लेता है। फिर अब इतने में मेनमा भी वहाँ पे आ जाती है। वो डायरी में कुछ लिखती है जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाती है। पोपो उस डायरी को देखता है। नारुको पूछती है उसमें क्या ऐसा लिखा है। पोपो कहता है खुद ही पढ़ लो। और इसी पे ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।